हाँ जी बेटा, देखो जी, लो बेटा एक बार रिवीजन करते हैं हम, जल्दबाजी नहीं करनी हमने। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, इनकम अर्न इन इंडिया एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड रिसीव्ड इन इंडिया। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, क्या लिखूं, ओ आर, एन ओ आर, एन आर, आप बताओ। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा बताओगे क्या लिखूं मैं यहाँ। वेरी गुड, ऑल टैक्सेबल। लो बेटा मैंने लिख दिया टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। सेकंड केस पे बेटा आ जाओ, ऐसी इनकम जो कमाई तो इंडिया में है और रिसीव बेटा कहाँ पर हुई है, आउटसाइड इंडिया। अर्न इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो कम से कम एक काम तो बेटा इंडिया में ही हुआ है, अर्निंग इन इंडिया है। तो रिसीव बेटा वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। चलो जी, हाँ जी बेटा थर्ड केस पे आ जाओ बेटा, ऐसी इनकम जो रिसीव तो इंडिया में हुई है बट अर्नड आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे रिसीव्ड के ऊपर मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, डायरेक्टली। हाँ जी बेटा, डायरेक्ट इंडिया में रिसीव हुई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तो फॉरेन कंट्री में रिसीव हुई और बाद में इंडिया भेजी गई, ट्रांसफर की गई, उसे डायरेक्ट रिसीव नहीं मानेंगे। तो ये भी बेटा तीनों केस में आएगा, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। चलो जी, हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं हम, ये तीन केसेस हम कर चुके हैं। और इसके अलावा हाँ जी बेटा, अब आ जाओ बेटा फोर्थ केस पे। फोर्थ केस में बेटा क्या कहता है, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो कमाई भी इंडिया के बाहर है, रिसीव भी बेटा इंडिया के बाहर हुई है। किससे हुई है, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। या तो किसी ऐसे बिजनेस से जिसका कंट्रोल इंडिया में है, या किसी ऐसे प्रोफेशन से जो इंडिया में सेटअप है। इसके बारे में बेटा बताओ क्या लिखूं। हाँ जी बेटा, हाँ वेरी गुड, साक्षी का सबसे पहले आया ओ आर और एन ओ आर में। नहीं, ऑल टैक्सेबल बेटा नहीं आएगा पूजा। हाँ, ओ आर के केस में टैक्सेबल, एन ओ आर के केस में टैक्सेबल। इस केस में बेटा एग्जम्प्ट, या एग्जम्प्ट होगा। चलो जी, नेक्स्ट केस पे आ जाओ बेटा, फिफ्थ पॉइंट पे, ऐसी इनकम जो अर्न कहाँ पर की है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहाँ पर हुई है, आउटसाइड इंडिया, और किसी ऐसे बिजनेस से हुई है या किसी ऐसे प्रोफेशन से हुई है जो कहाँ पर सेटअप है, आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा, बिजनेस का कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है या प्रोफेशन भी आउटसाइड, तो ऐसी इनकम ओनली ओ आर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे बेटा एग्जम्प्ट और यहाँ पे एग्जम्प्ट। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मैं सभी का रिप्लाई देख पा रहा हूँ, सपना, पूजा, अंजलि। चलो ठीक है बेटा, अब आ जाओ बेटा सिक्स नंबर पे। सिक्स पॉइंट बेटा क्या है, सिक्स पॉइंट में बेटा क्या कहता है, ये न्यू पॉइंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम एनी अदर सोर्स का बेटा क्या मतलब है। ऊपर वाले बेटा जो दो पॉइंट हैं, फोर्थ और फिफ्थ, वो भी यही थे, अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इसमें भी बेटा वही है, अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बट ऊपर वाले दोनों पॉइंट में बेटा किसकी बात की गई है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की। फोर्थ पॉइंट में बेटा किसकी बात हुई है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिफ्थ पॉइंट में किसकी बात हुई है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। एनी अदर सोर्स का मतलब बेटा क्या है यहाँ पर, एनी अदर सोर्स का मतलब होता है एक्सेप्ट बिजनेस और प्रोफेशन को छोड़कर, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा यदि किसी अन्य साधन से। हाँ जी बेटा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा यदि किसी अन्य साधन से पैसा कमाया गया है, चाहे वो सैलरी से कमाया गया हो, वेतन से कमाया गया हो, चाहे वो मकान के किराए की इनकम हो, चाहे बेटा वो कैपिटल गेन की इनकम हो, उसका क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अदर सोर्सेज का मतलब अदर सोर्सेज हेड नहीं है। अदर सोर्स का मतलब बेटा मैंने एक बताया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड, वो नहीं है। अदर सोर्सेज का मतलब है बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़कर कोई भी अन्य साधन। वो बेटा सैलरी भी हो सकती है, वो बेटा हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है,
वो कैपिटल गेन भी हो सकता है और वो अदर सोर्सेज हेड भी हो सकता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा। बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा किसी अन्य साधन से कमाया गया पैसा, जैसे मान लो बेटा, मान लेते हैं बेटा एक व्यक्ति है यूएसए में जॉब करता है, यूएसए में जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी है बेटा 10 लाख। हाँ जी बेटा, यूएसए में जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी कितनी है? 10 लाख। ये पैसा उसने यूएसए में कमाया और मान लेते हैं बेटा रिसीव भी यूएसए में लिखा हुआ है, 10 लाख रुपए यूएसए में ही रिसीव हुए। हाँ जी बेटा, 10 लाख रुपए यूएसए में कमाए और यूएसए में ही बेटा रिसीव किए। ठीक है, बट ये बिजनेस से नहीं है बेटा, ये जॉब से है, यानी कि ये उसकी सैलरी इनकम है। तो ये बेटा सैलरी इनकम है, ना तो फोर्थ पॉइंट में कवर होगा ना फिफ्थ पॉइंट में कवर होगा, ये इस पॉइंट में कवर होगा। अदर सोर्स आ गया यहाँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा अदर सोर्स कौन कौन से बताए ये। तो ऐसी इनकम, ध्यान से सुनो, सिर्फ फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगी। ऐसी इनकम बेटा सिर्फ फर्स्ट केस में टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। ऐसी कोई भी इनकम जो अर्न भी बाहर की गई और रिसीव भी बाहर और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, सिर्फ बेटा फर्स्ट केस में आएगा, ओ आर। ठीक है, फिर वही बात, मान लेते हैं यूएसए में कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और 10 लाख रुपए कमाए और क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्ट इंडिया में रिसीव हुए, रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया। फिर बेटा थर्ड पॉइंट बन जाएगा और तीनों में आ जाएगा। कोई व्यक्ति यूएसए में जॉब कर रहा है और पैसा डायरेक्ट इंडिया में प्राप्त हुआ हो, तो फिर तो वो केस बन गया इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया। तो तीनों में केस में बेटा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, कई बार बेटा क्वेश्चन में, ये बात ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन में प्राप्ति के बारे में दिया ही नहीं होगा, प्राप्त कहां पर हुई, ऐसे लिख देगा सैलरी इनकम अर्नड इन यूएसए, सिर्फ इतनी लाइन लिख दी, सैलरी इनकम अर्नड इन यूएसए, ये नहीं बताया रिसीव कहां पर हुई। यदि प्राप्ति के बारे में, यदि इनकम की प्राप्ति के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो तो इनकम उस स्थान पर प्राप्त हुई मानी जाती है जिस जगह पर वो कमाई गई है। यदि कोई इनकम यूएसए में कमाई है और क्वेश्चन में उसकी प्राप्ति नहीं दी हुई, प्राप्ति यूएसए में हुई है या इंडिया में, तो बताओ प्राप्ति कहां मानोगे? यदि कोई, हाँ प्राप्ति भी यूएसए में मानेंगे, वेरी गुड। यदि कोई इनकम, ध्यान से सुनो बेटा, यदि कोई इनकम जापान में कमाई गई है और प्राप्ति नहीं दी हुई, प्राप्त कहां पर हुई है, तो कहां मानोगे? जापान में, वेरी गुड। यदि कोई इनकम इंडिया में कमाई गई है और प्राप्ति नहीं बताया हुआ कहां पर हुई है, इंडिया में हुई है या बाहर हुई है, तो कहां मानोगे? इंडिया में, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, तो ये रूल ध्यान रखना है, यदि किसी इनकम की प्राप्ति के बारे में कुछ भी ना दे रखा हो तो आपने प्राप्ति उस जगह पर माननी है जहां पर वो इनकम कमाई गई है। सामान्य रूल ये है, हालांकि इसके कुछ अपवाद आएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, इसके बेटा कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे। नॉर्मल रूल ये है, जहां पे इनकम कमाई जाती है अगर प्राप्ति के बारे में कुछ भी ना कह रखा हो तो प्राप्ति आपने वहीं पर माननी है। चलो आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति कह रही है रिपीट कर दो। ज्योति मैंने ये बताया, ज्योति रोल नंबर 58, बेटा सुनो ध्यान से, मैंने ये बताया यदि किसी इनकम की प्राप्ति के बारे में ये ना बताया हो कि वो कौन से स्थान पे प्राप्त हुई है, तो प्राप्ति का स्थान वही माना जाएगा जो इनकम कमाने का स्थान है। अगर कोई इनकम जापान में कमाई गई है और प्राप्ति नहीं बताया हुआ प्राप्त कहाँ हुई है, तो प्राप्ति भी जापान में मानेंगे। यदि कोई इनकम इंडिया में कमाई गई है बट ये नहीं बताया प्राप्त कहाँ हुई है, तो प्राप्ति भी इंडिया में मानेंगे। हाँ जी ज्योति, क्लियर है? हाँ चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक मिनट बेटा वेट करो। हाँ जी, हाँ जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ऐसी कोई इनकम जो अर्न भी आउटसाइड इंडिया हुई है, कमाई भी भारत के बाहर है, प्राप्त भी भारत के बाहर हुई है। हाँ जी बेटा, बट वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, प्रीवियस ईयर से पहले की। प्रीवियस ईयर बेटा हमारा 19-20 है, 19-20 की इनकम नहीं है, 19-20 से पहले की है। मान लो बेटा कोई इनकम है 17-18 की,
या 16-17 की, 19-20 से संबंधित नहीं है। कमाई भी कहाँ पर है? इंडिया के बाहर। प्राप्त भी कहाँ पर हुई है? इंडिया के बाहर। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने यूएसए में कोई पैसा कमाया और वहीं पर रिसीव किया, और वो 19-20 का नहीं है, 17-18 का है। और प्रीवियस ईयर में बेटा वो इंडिया लाया गया, प्रीवियस ईयर 19-20 में उस पैसे को इंडिया लाया गया, भेजा गया। वो पैसा बेटा जो उसने 17-18 में कमाया था, वो 19-20 में इंडिया उसने भेज दिया, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो वो इनकम, ऐसी इनकम बेटा तीनों में कहीं भी नहीं आएगी। एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। ऐसी इनकम बेटा तीनों में कहीं भी नहीं आएगी, क्योंकि वो इनकम प्रीवियस ईयर से बिलोंग ही नहीं करती। वो इनकम बेटा 19-20 से बिलोंग ही नहीं करती, पुरानी इनकम है 17-18 की। ऐसी इनकम बेटा एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। ये पॉइंट बेटा ध्यान से समझना। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम का बेटा एक सेपरेट चैप्टर आएगा, उसमें हम एग्रीकल्चर इनकम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर के लिए 2-3 बातें मैं बताऊंगा, वो ध्यान रख लेना। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। यदि किसी व्यक्ति को एग्रीकल्चर से कोई इनकम प्राप्त हुई है, और जमीन कहाँ पर है बेटा? इंडिया में। ये ध्यान रखना, लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम तभी बोला जाता है जब एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में हो। अगर एग्रीकल्चर लैंड बेटा इंडिया में नहीं है, किसी दूसरी कंट्री में है, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं बोला जाता, उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। ठीक है जी, अभी मैं बात कर रहा हूँ ऐसी कोई इनकम जो बेटा एग्रीकल्चर लैंड से हुई है और वो जमीन इंडिया में है, ऐसी इनकम एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, तीनों ही केस में एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, तीनों केस में बेटा एग्जम्प्ट है। ना तो ओआर के केस में टैक्सेबल है, ना एनओआर के केस में टैक्सेबल है, और ना ही नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। तीनों केस में एग्जम्प्ट होगा। परंतु ये ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान या सिचुएटेड इन श्रीलंका, किसी भी दूसरी कंट्री में है। हाँ जी बेटा, यदि एग्रीकल्चर इनकम किसी ऐसी जमीन से हुई है जो किसी दूसरी कंट्री में, सपोज करो ये लिख दिया। हाँ जी बेटा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये मान लेता हूँ जमीन पाकिस्तान में है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर इनकम एक ऐसी लैंड से हुई है जो पाकिस्तान में। तो उस केस में बेटा आपने ये देखना है कि उस इनकम की प्राप्ति कहाँ पर हुई है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हुई और डायरेक्ट इंडिया में रिसीव हुई है बेटा, डायरेक्ट इंडिया में रिसीव हुई, तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा। तीनों केस में बेटा टैक्सेबल होगा, यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा, और यहाँ पे भी। अच्छा, दूसरा केस सुनो, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हुई और पाकिस्तान में ही प्राप्त हुई। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हुई और पाकिस्तान में ही प्राप्त हुई, तो सिर्फ फर्स्ट केस में आएगा टैक्सेबल। यहाँ पे एग्जम्प्ट और यहाँ पे एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, बट अगर इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है तो तीनों केस में एग्जम्प्ट आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, दोबारा से सुन लो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम यदि ऐसी जमीन से हुई है, जो जमीन कहाँ पर है? हाँ जी बेटा, जो जमीन इंडिया में है, इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली इनकम तीनों में कहीं भी नहीं आएगी। ओआर के इसमें भी एग्जम्प्ट है, एनओआर के लिए भी और एनआर। परंतु यदि कोई लैंड इंडिया के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, पाकिस्तान में लैंड है और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम हुई और रिसीव कहाँ पर हुई है? इंडिया में। रिसीव कहाँ पर हुई है? इंडिया में। तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा। हाँ जी बेटा, और यदि इंडिया में रिसीव नहीं हुई, रिसीव भी कहाँ पर हुई है? पाकिस्तान में। रिसीव भी बेटा पाकिस्तान में हुई है, तो ये वो पॉइंट बन गया, ये वो पॉइंट बन गया, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया सिर्फ फर्स्ट केस में आएगा टैक्सेबल, बाकी दोनों केस में एग्जम्प्ट। और बेटा मान लो सिर्फ ये लिखा हुआ है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से इनकम, प्राप्ति दे ही नहीं रखी, प्राप्त कहाँ पर हुआ, तो प्राप्ति भी कहाँ पर मानेंगे बेटा? पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से इनकम हुई और प्राप्ति के बारे में ना लिखा हो तो प्राप्ति भी पाकिस्तान में ही मानेंगे, तो फिर ये वाला केस बनेगा। हाँ, टैक्सेबल एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा, चलो अब आ जाओ बेटा, इसको तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट, नाइन्थ पॉइंट पे आ जाओ बेटा।
9th पॉइंट में क्या कहता है? शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो लाभ का हिस्सा मिलता है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं को पार्टनर, उनको जो लाभ का हिस्सा मिलेगा वो बेटा एग्जम्प्ट होता है। एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो लाभ का हिस्सा मिलता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स को लाभ का हिस्सा मिलेगा बेटा, वो तीनों में कहीं भी नहीं आएगा। ओआर के केस में भी एग्जम्प्ट होगा, एनओआर, तीनों केस में एग्जम्प्ट। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी से मिलने वाला लाभांश। हाँ जी बेटा, घरेलू कंपनी, इंडियन कंपनी से मिलने वाला लाभांश, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, तीनों केस में एग्जम्प्ट है बेटा, कहीं भी नहीं आएगा। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट। हाँ जी बेटा, बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी पे जो गिफ्ट मिलते हैं रिलेटिव से, वो भी बेटा एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, 9th और 10th पॉइंट बेटा सुनो ध्यान से। विकास, हाँ जी बेटा, विकास और मधु कह रहे हैं 9th और 10th पॉइंट दोबारा बता दो। हाँ जी बेटा सुनो जी, आगे बेटा एक चैप्टर आएगा एग्जम्प्टेड इनकम का, ऐसी कौन सी इनकम है जो कर मुक्त होती है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो लाभ का हिस्सा मिलता है। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा ये है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं कोई फर्म है, उस फर्म की इनकम 1 लाख रुपए है, फर्म की इनकम 1 लाख है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि फर्म को अपनी इनकम पे 30%, 30% टैक्स देना पड़ता है। तो मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 30,000 रुपये टैक्स लग गया। वैसे तो अभी वो सेस भी लगेगा, बट मैं अभी सेस को नहीं ले रहा, मैं मान रहा हूँ 1 लाख में से 30,000 रुपये फर्म ने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। अब बेटा कितने रुपए बचे? 1 लाख रुपए फर्म की इनकम थी, 30,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो फर्म के पास कितने रुपए बचे? 70,000। इस 70,000 को तीनों पार्टनर ने बांट लिया, 70,000 को बेटा तीनों ने बांट लिया, एक्स वाई जेड ने। अब मेरे को एक बात बताओ, जब 70,000 रुपये को तीनों पार्टनर आपस में बांटेंगे, तो बांटने के बाद एक्स वाई और जेड के हिस्से में जो जो पैसा आएगा, क्या उसके ऊपर वो दोबारा टैक्स देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? हाँ जी बेटा, क्या उसके ऊपर वो दोबारा टैक्स देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं तो, हाँ, क्योंकि टैक्स बेटा कौन दे चुका? टैक्स तो फर्म दे चुकी है, तो दोबारा टैक्स थोड़ी लगेगा। तो इसीलिए लिखा है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, ना तो ओआर के केस में टैक्स लगेगा ना एनओआर, इसीलिए बेटा ये इनकम ही क्या है? एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा, ऐसी इनकम एग्जम्प्ट होती है। ठीक है। ऐसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में टैक्स कौन दे देगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खुद टैक्स देगी। टैक्स लगने के बाद जो मेंबर्स में बटेगा, उसके ऊपर वो दोबारा टैक्स नहीं देंगे। हाँ जी बेटा, चलो जी। ऐसे ही डोमेस्टिक कंपनी का बेटा जो डिविडेंड है वो एग्जम्प्ट है। अगले साल से शायद गवर्नमेंट इसको टैक्सेबल करने जा रही है। हाँ जी बेटा, डोमेस्टिक कंपनी का जो डिविडेंड है वो इस साल तो बेटा एग्जम्प्ट है, नेक्स्ट ईयर से मे भी हो सकता है गवर्नमेंट इसको टैक्सेबल कैटेगरी में ले आएगी, बट अभी आपके लिए एग्जम्प्ट याद रखना है। और रिलेटिव से मिलने वाले गिफ्ट, ये भी बेटा एग्जम्प्ट है। ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, रिलेटिव से मिलने वाले गिफ्ट को इनकम ही नहीं माना जाता। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। तो जब इनकम ही नहीं माना जाता तो बेटा इनकम टैक्स क्यों लगेगा उसके ऊपर? हाँ जी बेटा, चलो जी, यहाँ तक बेटा हमारी बातें हो गई। ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा, एक सम करवाऊंगा, उस सम से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। देखो। हाँ जी बेटा, ये सम पढ़ो बेटा। हाँ जी बेटा, श्री हनुमान प्रसाद। इस सम को करने के लिए बेटा मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले एक टेबल बना लेता हूँ, फिर टेबल के साथ साथ इसको रीड करेंगे। और बेटा फिर एक मिनट बेटा। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ओ आर, एन ओ आर और एन आर।
हाँ जी बेटा, और यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ पार्टिकुलर ऑफ इनकम। आप बच्चे बताएंगे, अब मैंने कुछ नहीं करना। अगर सभी रूल सभी बच्चों को धीरे धीरे याद होंगे ये, तो आप बच्चे ही बता दोगे क्या करना है। हाँ जी बेटा, पढ़ो बेटा, सबसे पहले इनकम पढ़ो जरा। सबसे पहले इनकम बेटा क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया। हाँ जी बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम ए कंपनी कंप्यूटेड ₹50,000। सबसे पहली चीज बेटा आपने क्या देखनी है? सबसे पहली चीज ये देखनी है, ये इनकम अर्न कहाँ पर हुई है? इंडिया में। हाँ जी बेटा, अर्न इन इंडिया। अच्छा, प्राप्ति देखो बेटा, प्राप्ति के बारे में देखो, कहीं कुछ लिखा हुआ है? प्राप्ति के बारे में बेटा कहीं कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं लिखा हुआ। कुछ भी ना लिखा हो तो मैंने बताया था, प्राप्ति कहाँ पर मानी जाएगी? प्राप्ति कहाँ पर मानी जाएगी? इंडिया में। वेरी गुड। तो ये क्या, कौन सा पॉइंट बना बताओ? ये वो पॉइंट बन गया, इनकम अर्नड इन इंडिया, इनकम अर्नड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया। तो बेटा कौन कौन से केस में आएगा? तीनों केसेस में आएगा ये। हाँ जी बेटा, तीनों केसेस में दिखा देंगे, ओआर में भी। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओआर के लिए भी टैक्सेबल है ये, एनओआर के लिए भी टैक्सेबल है, और एनआर। हाँ जी बेटा, चलो यहीं पे कर लेते हैं हम इसको, छोड़ो टेबल बाद में बना लेंगे, नहीं तो ये सारा मिक्स सा हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तीनों केस में टैक्सेबल है, ओआर, एनओआर और एनआर। ठीक है, चलो जी, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, टेबल में बेटा हम ऐसे लिख देंगे 50,000, 50,000, 50,000 तीनों के नीचे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट बेटा पढ़ते हैं, आपने बताना है बेटा। हाँ जी बेटा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला। इंडियन कंपनी मतलब बेटा डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला। रिसीव्ड इन इंग्लैंड, आगे तो बेटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्योंकि डिविडेंड फ्रॉम क्या आ गया? डोमेस्टिक कंपनी। अभी अभी मैंने बताया, इंडियन कंपनी से मिलने वाला लाभांश, उसको हमारी जो सरकार है, सरकार ने उसको क्या किया हुआ है? एग्जम्प्ट। हाँ, सरकार ने बेटा उसको एग्जम्प्ट किया हुआ है, तो तीनों केस में आएगा ही नहीं। हाँ जी बेटा, ना तो ओआर के केस में आएगा, ना एनओआर के केस में, ना एनआर। एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट बेटा क्यों है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी भी घरेलू कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, उस पर वो टैक्सेबल ही नहीं है। जब टैक्सेबल ही नहीं है बेटा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। हाँ जी बेटा, मकान है इंडिया में, किसी व्यक्ति ने मकान इंडिया में किराए पे दे रखा है, और उससे इनकम रिसीव हुई, और रिसीव कहाँ पर हुई है? पाकिस्तान में। अब देखो, अर्निंग कहाँ पर हो रही है? अर्निंग इंडिया में, अर्निंग तो बेटा इंडिया में है, और रिसीव कहाँ पर हो रहा है? रिसीव आउटसाइड इंडिया। तो ये बेटा बताओ क्या करेंगे इसका? ऐसी इनकम जो कमाई तो इंडिया में हो, हाँ जी बेटा, ऐसी इनकम जो कमाई इंडिया में है और प्राप्त कहाँ पर हुई है? इंडिया के बाहर। बताओ क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड, ऑल टैक्सेबल। ऑल टैक्सेबल का मतलब बेटा तीनों केस में टैक्सेबल होगा, ओआर के लिए भी, एनओआर और एनआर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, सिंपल सी बात है, अर्निंग और रिसीव्ड में से अगर एक काम भी इंडिया में हुआ है बेटा, अर्निंग और रिसीव्ड में से एक काम भी अगर इंडिया में हुआ है, तो वो इनकम इंडिया, वो इनकम तीनों केस में आएगी, ओआर, एनओआर और एनआर। चलो जी नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट में बेटा कह रहा है, डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी। हाँ जी बेटा, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है बेटा। डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड तो एग्जम्प्ट होता है, ये फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है जो एग्जम्प्ट नहीं होता। यानी कि ये वो, मान लेते हैं बेटा इंग्लैंड की किसी कंपनी से या यूएसए की किसी कंपनी से डिविडेंड मिला, कहां पर मिला है? रिसीव्ड इन इंग्लैंड, प्राप्त भी वहीं पर हुआ है, एंड डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर, वहीं पर एक बैंक में जमा हो गया। ये इनकम बेटा बताओ कहां पे अर्न, कहां पर हुई है? ये बेटा अर्न हुई है आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया कमाई जाए, और रिसीव भी कहां पर हुई है? रिसीव भी बेटा आउटसाइड इंडिया, कमाई भी आउटसाइड इंडिया है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया। और ये बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं हुई, किसी अन्य साधन से हुई है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स।
ऐसी कोई भी इनकम जो भारत के बाहर कमाई गई हो और भारत के बाहर प्राप्त हुई हो और किसी अन्य साधन से, डिविडेंड की इनकम है तो सिर्फ ओआर में आएगी। हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है ओनली ओआर। चलो वो टेबल बेटा एक बार आपको पढ़नी पड़ेगी, दोबारा से घर पे रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। जिन बच्चों को लग रहा है नहीं मेरे को नहीं आए तो एक बार टेबल को पढ़ोगे बेटा हो जाएगा। वैसे तो मोस्टली बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कैलकाटा। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कैलकाटा मैनेज फ्रॉम यूएसए। हाँ जी बेटा, बिजनेस कैलकाटा में है। पहली बात तो ये देखो इनकम कहाँ पे कमाई है, कैलकाटा कहाँ पर है, कैलकाटा बेटा बताओ कहाँ पर है, इंडिया में। तो ये इनकम कहाँ पर कमाई हुई है, ये इनकम बेटा कहाँ पर कमाई है, जब बिजनेस कैलकाटा में है तो इनकम इंडिया में कमाई है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये लाइन देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। ये लाइन तब देखने की जरूरत होती है बेटा, मैनेजमेंट सुनो ध्यान से, मैनेजमेंट वाली लाइन तब देखने की जरूरत पड़ती है जब जब बिजनेस इंडिया के बाहर हो, जब बिजनेस इंडिया के बाहर हो तो मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कहाँ से हो रहा है। यहाँ तो बिजनेस ही इंडिया में है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको मैनेज फ्रॉम यूएसए। जब बिजनेस इंडिया में है तो वो इनकम इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी और तीनों केस में आएगी बेटा, ओआर में भी आएगी, एनओआर में भी आएगी और एनआर में। हाँ जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए। हाँ ये देखो बिजनेस यहाँ पे कहाँ पर है, यूएसए में। हाँ जी बेटा ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ना, बिजनेस बेटा यूएसए में है, वहां से कितने रुपए कमाए, 12,000। और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, कानपुर से। हाँ जी बेटा बिजनेस कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया, अर्न आउटसाइड इंडिया। ध्यान से सुनो बेटा, अर्न कहाँ पर हो रहा है, अर्न तो हो रहा है आउटसाइड इंडिया। अच्छा रिसीव्ड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ बेटा, रिसीव्ड कहाँ पे मानेंगे बेटा बताना जरा, अर्निंग तो यूएसए में है तो रिसीव्ड कहाँ मानेंगे, अर्निंग बेटा यूएसए में है तो रिसीव्ड भी यूएसए में। हाँ जी, प्राप्ति के बारे में कुछ ना लिखा हो तो मैंने रूल बताया हुआ है, प्राप्ति उसी स्थान पर मानी जाएगी जिस स्थान पर वो बिजनेस है। और कंट्रोल बेटा कहाँ से हो रहा है, इंडिया से, कंट्रोल इंडिया में है। तो ये बेटा वो फिफ्थ पॉइंट हो गया, अर्निंग आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो बताओ कौन कौन से, हाँ वेरी गुड, ओआर और एनओआर में आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी बेटा, कौन कौन से केस में टैक्सेबल होगा बेटा, हाँ जी, एक तो ओआर में और एक बेटा एनओआर। हाँ एनआर में एग्जाम्प्ट होगा बेटा, नॉन रेजिडेंट में एग्जाम्प्ट होगा, वेरी गुड बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा। हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, इनकम अर्न इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बेटा कहाँ पर है, आउट ऑफ इंडिया। इनकम अर्न कहाँ पर की है, आउट ऑफ इंडिया, और रिसीव भी बेटा वहीं पे की है, रिसीव्ड देयर बट ब्रोट इनटू इंडिया, बाद में इंडिया लाई गई, बाद में बेटा इंडिया लाई गई, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। आपने हमेशा ये देखना होता है फर्स्ट टाइम रिसीव कहाँ पर हुई है, आपको बेटा ये देखना होता है फर्स्ट टाइम रिसीव कहाँ पर हुई है। तो फर्स्ट टाइम बेटा रिसीव कहाँ पर हुई है, इंडिया में, ओ सॉरी आउटसाइड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में रिसीव हुई है। तो ये बेटा क्या हो गया, इनकम अर्न अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ फर्स्ट केस में आएगा ओआर। इस बात का बेटा कोई रेलिवेंस नहीं है, इस बात ये बात महत्वहीन है कि बाद में वो इंडिया लाई गई, इस बात का बेटा कोई महत्व नहीं है। आपने फर्स्ट टाइम रिसीव देखना है, फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिसीव हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया में रिसीव हुई है, सिर्फ ओआर में आएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑन मैरिज, अंकल से गिफ्ट मिला। हाँ जी बेटा एग्जाम तीनों ही केस में बेटा नहीं आएगा, वेरी गुड, हर्ष ने सबसे पहले लिखा है, हर्ष, दीपिका, विकास, हाँ वेरी गुड, ये कहीं भी नहीं आएगा एग्जाम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। हाँ जी बेटा यहाँ ध्यान से पढ़ना है, एग्रीकल्चर इनकम जब भी आ जाए ना तो ये जरूर देख लेना कहाँ पर हुई है, आउटसाइड इंडिया हुई है या इनसाइड इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इंडिया में हो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्प्ट 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 तीनों ही केसेस में। श्रीलंका में है बेटा आउटसाइड इंडिया, अब ये देखो जमीन तो आउटसाइड इंडिया है और वहां से एग्रीकल्चर इनकम हुई है, और रिसीव कहाँ पर हुई है, रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड बेटा आ गया,
इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों केस में आएगा OR, NOR और NR, तीनों केस में बेटा आएगा। अच्छा मान लो ये लिख देता, ये श्रीलंका में इनकम हुई और प्राप्त भी श्रीलंका में हुई, तो क्या करते, रिसीव्ड इन श्रीलंका लिख दूं तो क्या होगा? अगर बेटा इनकम एग्रीकल्चर इनकम, हाँ फिर OR आएगा, फिर उस केस में सिर्फ OR। अगर बेटा इनकम श्रीलंका में हुई है और प्राप्त इंडिया में हुई है तो तीनों में आएगा। इनकम श्रीलंका में हुई है और प्राप्त भी श्रीलंका में हुई है तो बेटा सिर्फ OR में आएगा। वेरी गुड। और लास्ट पॉइंट बेटा क्या है, एक फर्म से 50,000 रुपये लाभ का हिस्सा मिला, एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिला। हाँ जी बेटा, तीनों ही केस में एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, ना तो OR के केस में टैक्सेबल है, तीनों ही केस में बेटा एग्जम्प्ट आएगा। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, इस तरीके से बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, इस तरीके से बेटा हम एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल के हेल्प से हम अमाउंट उसमें लिखते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।